Welcome to our channel Gyan Uday, and today we have a best topics for the beginners of graduations. तो भाई आज का जो टॉपिक है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पूरे फीचर पे है कि एक पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो कैसे चल रही थी और वो कौन सी अर्थव्यवस्था है जो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल थी, इतनी ज़्यादा पावरफुल थी। तो उसके ऊपर ये टॉपिक है और उस अर्थव्यवस्था का नाम है सोवियत संघ। एक्चुअली सोवियत संघ आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारे इतिहास में जो हमारी पॉलिटिक्स है उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल है इसका, और एक काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड इसके फीचर्स हैं जो ग्रेजुएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो भाई शीत युद्ध के साथ इसको जोड़ कर ही देखा जाता है, क्योंकि ये वो महाशक्ति थी जो अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो सकती थी और खड़ी हुई थी, और 45 साल तक खड़ी रही हुई थी, और उसके बाद फिर अचानक ये गायब हो गई। तो वहीं हमारा ये देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई ये अर्थव्यवस्था ऐसी क्या इसमें क्वालिटीज़ थी, ऐसी क्या इसमें खूबियाँ थी। तो वही हम इस चीज़ को ज़रा शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार बता देती हूँ कि शीत युद्ध कब से कब तक शुरू हुआ था। भाई 1945 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक युद्ध शुरू हुआ था जिसे शीत युद्ध या फिर इंग्लिश में कोल्ड वॉर कहते हैं। और ये जो युद्ध था ये शुरू हुआ था इसलिए कि कौन सबसे ज्यादा बड़ी महाशक्ति है, कौन सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो भाई सुपर पावर अमेरिका है या फिर सोवियत संघ है, इस दोनों बेस पर ये शीत युद्ध चला था। इसकी स्टार्टिंग हुई थी और इसकी जो एंडिंग है वो 90s में जाकर कहीं हुई। तो वही हम देख लेते हैं कि भाई अमेरिका के बारे में हम सब कुछ जानते हैं लगभग कि अमेरिका क्या है क्या नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी था, जो कॉम्पिटिटर था, वो क्या था, वो कैसी उसकी अर्थव्यवस्था थी, कैसे उसके मतलब फीचर्स थे, ये सारी चीज़ें जस्ट इन द वन वीडियो। तो भाई पहली चीज़ हम देख लेते हैं, सोवियत संघ जो था उसका कंप्लीट नेम था समाजवादी सोवियत गणराज्य, उसको बोला जाता था। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सोवियत संघ आज का रशिया है, तो उसे पहले सोवियत संघ क्यों बोला जाता था और अब रशिया क्यों बोला जाता है। तो भाई 1945 में जब हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्होंने जीती, तो जो कुछ पूर्वी यूरोप के देश थे, कुछ नीचे के देश थे एशिया के, मिड एशिया के, तो उन देशों को सोवियत संघ ने अपने साथ मिला लिया था, मतलब रशिया ने अपने साथ मिला लिया था कुछ पहले से भी। तो भाई इसको क्या बोला जाता था, इसको 14 देशों के महागठजोड़, यानी टोटल मिला के रशिया को मिला के 15 देश हो जाते थे, और इन 15 देशों के झुंड को बोला जाता था सोवियत संघ, और इसको इंग्लिश में यूएसएसआर भी बोला जाता था। यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसको हिंदी में बोला जाता था। तो ये तो हुआ इसका नाम, शॉर्ट फॉर्म में इसको सोवियत संघ ही बोला जाता था, इसका निकनेम था। तो भाई वहीं एक सबसे बड़ी चीज क्या थी कि सोवियत संघ कौन सी विचारधारा का समर्थक था। तो सोवियत संघ समाजवादी विचारधारा का समर्थक था। सोवियत संघ को लगता था कि देश में लोगों का विकास सरकार सबसे अच्छे स्तर पर कर सकती है। तो उन्होंने अपने देश में जो विकास किया वो विकास कैसे किया, खुद समाजवादी विचारधारा के धर्रे पे। हालांकि सोवियत संघ जो असलियत में अस्तित्व में आया था, तो भाई रूस में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, देन आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने पहले बता दिया था उसके बारे में। तो भाई उस क्रांति के बाद धीरे धीरे सोवियत संघ काफ़ी ज़्यादा उरूजों पर आया और समाजवादी व्यवस्था को आगे चलाकर आया। ये नहीं कि समाजवादी व्यवस्था नहीं थी, समाजवादी व्यवस्था को काफ़ी ज़्यादा आगे हाईलाइटेड कर ये इतनी ज़्यादा उरूजों पर चला। और इन उरूजों पर चलने के बाद ही सोवियत संघ ने जो अपनी जो करंट इमेज थी उस टाइम की, उसको गेन किया था, उसको हासिल किया था। सो ये एक आसान, एक नॉर्मल बात नहीं थी, बट सोवियत संघ ने ऐसा किया था। तो भाई सोवियत संघ की विशेषताएं देख लेते हैं कि अब हमें इतना पता चल गया कि सोवियत संघ जो था एक समाजवादी धर्रे पर विकसित देश था, एक ऐसा देश जिसने अपने आप को समाजवाद में संलीन कर लिया था। तो वहीं अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। तो भाई एक पार्टी का प्रभुत्व था, या सिंगल पार्टी थी, लोकतंत्र नहीं था, ना पूंजीवाद था। तो यहाँ पर सिंगल पार्टी का प्रभुत्व था। भाई उसी के नेता बार बार अदल बदल करके आते रहते थे और शासन चलाते थे। हालांकि सोवियत संघ में इतना ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि विकास अच्छा कर रहा था सोवियत संघ, काफ़ी अच्छी महाशक्ति के रूप में उभरा था। तो वही एक पार्टी का प्रभुत्व रहा इसमें, हमें ज़्यादातर
सोवियत संघ के टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि जब सोवियत संघ टूटा है और रशिया अलग हुआ है और बाकी 14 देश अलग हुए हैं, तब सोवियत संघ ने लोकतंत्र को अपना लिया था। बट जब टाइम चल रहा था सोवियत संघ का, तो उस टाइम पे सोवियत संघ के अंदर एक ही पार्टी का प्रभुत्व था। नेक्स्ट, 14 देशों को मिलाकर ये संगठन बनाया गया था, ये संघ बनाया गया था, और सारे के सारे देशों में एक ही विचारधारा चलती थी, समाजवादी विचारधारा, और रूस का प्रभुत्व था। रूस का प्रभुत्व सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रूस था। तो वैसे ही हम बहुत सारे लोग शॉर्ट फॉर्म में भी अगर सोवियत संघ का नाम ले लो तो उनको रशिया ही याद आता है। सो भाई सोवियत संघ रशिया कंप्लीट, खाली एक रशिया नहीं था, लेकिन जो प्रभुत्व था वो रशिया का था। सोवियत संघ में रशिया का प्रभुत्व था। इन सारे समाजवादी देशों को, जितने भी देश, चाहे वो आज के टाइम ड्यूरेशन में हो या पहले के टाइम ड्यूरेशन में हो या इन फ्यूचर हो, जितने भी देश समाजवादी व्यवस्था को पसंद करते हैं या उसी के जरिए काम करते हैं, उन देशों को दूसरी दुनिया के देश बोला जाता है। उन्हें सेकंड वर्ल्ड बोला जाता है, उन्हें दूसरी दुनिया के देश बोला जाता है। तो ये चीज़ ज़रा याद रखने वाली है कि भाई पहली दुनिया के देश पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया के देश साम्यवादी या समाजवादी देश, और तीसरी दुनिया के देश नव स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश, जो नए नए आज़ाद हुए थे, जिनके सामने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ देखा कि भाई जो सोवियत प्रणाली थी, प्रणाली का मतलब होता है कि मतलब किस चीज़ पर वो चल रहा है, कि वो देश जो है किस चीज़ को अपना हाईलाइटेड बना के चल रहा है, कैसे करके काम कर रहा है। तो भाई स्वामित्व किसका था? राज्य का स्वामित्व था। रशिया के अंदर राज्य का स्वामित्व था, यानी सारे काम, सारी कंपनियां, सारी फैक्ट्रियां, सारे खेत, सारे खलिहान सब किसके थे? राज्य के थे। और राज्य का इस पर नियंत्रण होता था, राज्य ही उसको चलाता था, सारे काम राज्य द्वारा किए जाते थे। ठीक है, तो मतलब जो सोवियत संघ के अंदर जो प्रभुत्व था, जो प्रणाली थी, तो वो राज्य के हाथ में थी, सारी पावर्स राज्य के हाथ में थी। अब पावर्स अगर ज्यादातर ताकतें सरकार के हाथ में है, तो यानी जनता की ताकत है, और अधिकार कैसे हैं? नीचे स्तर के हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, सोवियत संघ में जो आम लोग थे उन्हें अपनी मतलब अभिव्यक्ति करने का अधिकार नहीं था। उनका सीधा क्या सीन था कि भाई मतलब वो इतने ज़्यादा मतलब उनको ओरली कुछ बोलने की इजाज़त नहीं थी, तो वो जो अपनी बातें या फिर सरकार के खिलाफ कोई बात उनको बोलनी होती थी, तो वो कैसे बोलते थे? कार्टून बना बना के बोलते थे, ताकि वो जो है डायरेक्टली पकड़े ना जाए। तो यानी अभिव्यक्ति की इतनी आज़ादी सोवियत संघ में नहीं थी। और ऐसा जाहिर है जहाँ पर भी सरकार का या राज्य का स्वामित्व होता है या प्रभुत्व होता है या तानाशाही या अंकुश होते हैं, तो वहाँ पर मौलिक अधिकार या फिर नागरिक अधिकारों का हनन होता ही होता है। तो वहीं ये सोवियत संघ में भले रूजों पे था, ये स्वामित्व सरकार अच्छा चला रही थी, लेकिन फिर भी नागरिकों के जो अधिकार थे वो कहीं ना कहीं स्थिर थे, लिमिटेड थे। नेक्स्ट, उत्पादन का स्तर। तो भाई उत्पादन के स्तर के बारे में यहाँ पर क्या बात थी कि जो उत्पादन होता था, मतलब कि मान लो अगर आपके घर में 6 लोग हैं या 2 लोग हैं, तो आपको एक टाइम दिया जाता था कि सुबह 8 से लेके भाई 6 बजे तक तुम लोगों को खेत में काम करना है। अब अगर 6 लोग हैं तो तुम्हारा जो सोवियत सरकार है वो 6 लोगों का खर्चा उठाएगी, और 2 लोग हैं तो 2 लोगों का खर्चा उठाएगी। इस तरीके की यहाँ पे समानता थी कि मतलब हर कोई इक्वल, जरा सा भी डिफरेंस नहीं, एवरीवन इज इक्वल। तो इस तरह की यहाँ समानता पे डिपेंड करता था सोवियत संघ कि जितना भी मतलब तुम्हारी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाएगा, चाहे वो ज़्यादा लोगों की हैं चाहे वो कम लोगों की हैं, तो सबका पूरा पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जाता था। इसके अलावा न्यूनतम जीवन स्तर, सोवियत संघ ने अपनी व्यवस्था में न्यूनतम जीवन स्तर स्थापित कर दिया था, यानी कि कम से कम लोगों को रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक नीड्स हैं वो मिले, यानी वो उन चीज़ों से वंचित ना रहे, यानी हर इंसान को खाना कपड़ा वपड़ा ये सब चीज़ें मिलती थी सोवियत संघ के अंदर। तो ये जो न्यूनतम जीवन स्तर था, बेसिक नीड्स थी, ये सोवियत संघ की कंप्लीट थी। कोई भी व्यक्ति भूखा भूखा नहीं रहता था, और न ही इतनी ज़्यादा मतलब वहाँ गरीबी थी कि वहाँ लोग इतने प्रॉब्लम्स में जाएं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। रोजगार तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सोवियत संघ देता ही देता था। तो जो बेरोजगारी थी वो ना की बराबर थी, या थी नहीं, ऐसा भी बोल सकते हैं, बट ना की बराबर हम लिखें कि सोवियत संघ में जो लोगों की बेरोजगारी थी वो कैसी थी? ना की बराबर बेरोजगारी थी। और जो शिक्षा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये सारे काम किसके थे? राज्य के थे, और वो अपने काम बाखूबी निभाता था। इसके अलावा उन्नत संचार प्रणाली, संचार प्रणाली भी सोवियत संघ की काफी ज्यादा अच्छी थी। पिन से लेके कार्ड तक सब कुछ
सोवियत संघ अपने देश में बनाता था, तो उसको बाहर से जो आयात वगैरह करना पड़ता था वो इतना नहीं करना पड़ता था। और फिर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे वाली बात भी है, क्योंकि अगर हम बेचेंगे ज़्यादा और खरीदेंगे कम तो हमारे पास पैसा ज़्यादा, काफ़ी अच्छा पैसा हमारे पास होगा यहाँ पर। तो भाई ये जो चीज़ें थी, कुछ चंद चीज़ें जो 10 पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन हुए, ये हुए सोवियत प्रणाली के बारे में। अब इस प्रणाली के हिसाब से देखा जाए तो भाई जो सोवियत संघ था उसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा था उस टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा अर्थव्यवस्था थी, सकल घरेलू उत्पाद काफ़ी अच्छा था उसका। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे लोग थे वो नॉर्मली अपनी सारी बेसिक्स प्रॉब्लम्स, नीड्स वगैरह ये सब क्या कर लिया करते थे, कंप्लीटेड कर लिया करते थे। तो सोवियत संघ में हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि भाई सोवियत संघ काफ़ी ज़्यादा उरूजों पे था, और इसी उरूजों की वजह से, इसी अपनी मतलब प्रणाली की वजह से 5 ईयर प्लान चलाता था। जो हमने 5 ईयर प्लान हमारे देश में ले रखे हैं, तो वो भी हमने सोवियत संघ की क्या की, एक तरह से कॉपी की है। जो 5 ईयर प्लान है वो सोवियत संघ ही बनाता था। इसके अलावा इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने की वजह से और इतना ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से, क्योंकि हथियार भी जो मतलब थे इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ वगैरह के थे, मतलब इसने काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रखी थी हथियारों के अंदर भी। और जो उत्पादन का स्तर था वो भी बहुत अच्छा था। हालांकि गुणवत्ता जो है, जो क्वालिटी थी, वो पश्चिम के देशों को नहीं छू पाती थी, लेकिन ठीक था, चल रहा था सब कुछ, सारा काम इजीली चल रहा था। और इन्हीं सारी क्वालिटीज़ की वजह से सोवियत संघ 45 साल तक अमेरिका के खिलाफ एक महाशक्ति के रूप में खड़ा रहा, क्योंकि इसकी जो मतलब सारी क्वालिटीज़ थी वो ऐसी थी कि वो अमेरिका को टक्कर दे सकती थी। और यही एक रीज़न था कि इतने टाइम तक हमने जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देखा तो 2 महाशक्तियों को, 2 सुपर पावर्स को एक साथ देखा, और उनको फिर 45 साल के बाद अचानक से ये महाशक्ति जो सोवियत संघ था ये टूट गया, बिखर गया, और ये फिर रशिया में तब्दील हो गया। और जो महाशक्ति थी वो इकलौती बची, जिसका नाम क्या था, अमेरिका। और इस महाशक्ति का क्या हो गया, एक तरह से ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही लुप्त हो गई। तो ये थी कंप्लीट सोवियत प्रणाली, जिसके ज़रिए सोवियत संघ ने खुद को इतने लंबे टाइम तक स्टेबल रखा था और चलाया था। और हम जानते हैं ये एक ग्रेजुएशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पर जब भी कभी क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से आता है कि भाई ऐसा क्या रीज़न था कि जो सोवियत संघ, दोनों महाशक्ति एक दूसरे के खिलाफ खड़ी रह सकी थी, या उन दोनों में लड़ाई नहीं हुई थी। तो भाई वही वाली चीज़ है कि जस्ट आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए, पॉइंट्स पता होने चाहिए, देन यू हैव टू राइट एंड यू कैन राइट वेरी गुड। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो प्लीज़ लाइक कमेंट।